पिछले लेक्चर में अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिया था अपन ने, अलग अलग शेप्स का, है ना। आज अपन ने नया टॉपिक चालू करें, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, फ्रिक्शन। ठीक है, क्या है? फ्रिक्शन। नया टॉपिक चालू करें, फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं और कंसेप्चुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसका। देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे अपन चल रहे हैं कहीं पे, जैसे अपन चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, या अर्थ के ऊपर कहीं भी अपन मूवमेंट करते हैं, व्हीकल से चलते हैं, अपन खुद चलते हैं, तो क्या होता है, अपन जिस वजह से अर्थ के ऊपर चल पा रहे हैं वो वजह जो है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन जो है वो सरफेस कांटेक्ट, अर्थ के सरफेस में और बॉडी के सरफेस के बीच में एक तरह का फोर्स है जिसकी वजह से अपन मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ये तो अर्थ है, इसके अंदर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपन लोग क्या है, चल भी पा रहे हैं और अपन ऊपर उड़ते नहीं है। अपन जैसे ही कूदते हैं, ऐसे कूदे अपन, तो अपन फट से क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। वो सब क्या है, ग्रेविटी की वजह से है एक तो, और दूसरा जिसकी वजह से अपन ये सब कर पा रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि स्पेस के अंदर एब्सेंट होता है। स्पेस के अंदर, अर्थ के अलावा जो स्पेस के अंदर बाकी बॉडीज जो है, बाकी जो सैटेलाइट वगैरह है, वहाँ पे जैसे मून भी हो गया, तो वहाँ पे अपन इजीली चल नहीं पाते हैं, अपन बैठ नहीं पाते, अपन गिर जाते हैं। तो वहाँ पे इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मून के ऊपर, ध्यान से सुना, मून के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। फ्रिक्शन की वैल्यू मून के ऊपर कितनी वैल्यू होती है? 0 होती है। इस वजह से वहाँ पे लोग बाग क्या करते हैं, उड़ते हैं। वहाँ पे उड़ते हैं, वहाँ पे अपन स्टेबल एक जगह खड़े नहीं रह पाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को, जिस वजह से अपन देसी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो वो प्रॉपर्टी, फ्रिक्शन वो प्रॉपर्टी है साइंस की जिसकी वजह से अपन लोग मूवमेंट कर पाते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर बताता हूँ, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, a force is exerted at the source of contact by the stationary body on the moving body. ठीक है ना, this resisting force is the force of friction. ठीक है ना, and it acts in the direction opposite to the direction of motion. ये important बात है। जैसे अपन मूवमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन को अपन डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से करते हैं। ठीक है, तो ये तो बॉडी का मूवमेंट का डायरेक्शन हुआ, और फ्रिक्शन का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है ना, ये बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा बिल्कुल, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू के बराबर होगी। म्यू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। ठीक है, समझ में आपको फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, अब देखो इसके अंदर फ्रिक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसके? देखो सबसे पहले फ्रिक्शनल के फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक देख लो। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन व्हिच मोशन इज इंटेंडेड। इट ऑलवेज अपोजेस द ट्रैक्टिव फोर्स। मतलब वही बात है, अगर आप बॉडी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ यही हुआ कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है इट इज अ पैसिव फोर्स, इट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द ट्रैक्टिव फोर्स एक्ट। मतलब क्या होगा, जितनी देर तक फोर्स रहेगा, जितनी देर तक मूवमेंट होगा बॉडी में, जब तक मूवमेंट होगा बॉडी, जब तक मूव करेगी तब तक क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमेशा लगेगा। ठीक है, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, only that much comes into play as it is just sufficient to prevent motion. हाँ, मतलब क्या कह रहा है ये उतना ही लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उतनी होगी जितनी कि उस बॉडी को रेजिस्ट करने में या उस बॉडी के मूवमेंट को रोकने के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी किसी बॉडी के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, ये हुआ इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे फ्रिक्शनल फोर्स की। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है आपके, इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन बताइए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स समझ में है आपको। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ
फ्रिक्शन, ठीक है। थ्योरेटिकल है लेकिन ध्यान से समझना, क्योंकि ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल इस थ्योरी के बेस्ड अपने को करने पड़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में देख लो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लगता है फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहले लगता है ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन ऑकर्स व्हेन द कॉन्टैक्ट सरफेस आर ड्राई एंड देयर इज अ टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन। दो सरफेसेस है, दो बॉडीज है, एक बॉडी है एक बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है बिल्कुल ड्राई, मतलब बीच के इन दोनों के बीच में क्या है, ल्यूब्रिकेशन कितना है, जीरो है। ल्यूब्रिकेशन समझते हो, चिपचिपापन कितना है, ल्यूब्रिकेशन कितना है, जीरो है। अगर इस टाइप के दो बॉडीज के बीच में अगर जो फ्रिक्शन लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रिक्शन, जिसके अंदर ल्यूब्रिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो वो होता है, क्या होता है, ड्राई फ्रिक्शन होता है। और ड्राई फ्रिक्शन जो होता है वो वहाँ पर दो टाइप के होते हैं, इसको आपस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपके, एक तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक तो हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या होती है, स्लाइड होती है। जैसे कि जो है वो क्या है, दो तरह के हैं, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। जैसे कि जो अपन जैसे व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे पार्क के अंदर जो स्लाइड्स होती है, जिसके ऊपर बच्चे रिपसते हैं, जिसके ऊपर बच्चे स्लाइडिंग करते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो फिसल पट्टी के ऊपर फिसलते हैं, वो इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एज द नेम सजेस्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसी को बोलते हैं। सेकंड जो है वो आपकी क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, रोल करती है। जैसे कि जो स्मूथ सरफेस है, जैसे रोड के ऊपर जब व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, तो व्हीकल्स के ऊपर क्या, व्हीकल्स के नीचे जो टायर होते हैं, वो टायर क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस टाइप के उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होता है, जो सरफेस, रोड का सरफेस और जो व्हीकल्स के टायर है, उन दोनों के बीच का जो सरफेस का फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। समझ में आ जाए, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय वॉल्स और रोलर्स, उसको क्या बोलेंगे अपन, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ड्राई फ्रिक्शन। सेकंड इसके अंदर है, सेकंड टाइप का जो फ्रिक्शन है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, दो फ्लूइड सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ द थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेंट और ऑयल बिटवीन द मेटिंग सरफेस इज स्मॉल देन द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज कॉल्ड ग्रीसी और नॉन विस्कस फ्रिक्शन। जैसे कि देखो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे है ना, सपोज ये फ्लूइड फ्रिक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बता रहा हूँ मैं, सेकंड टाइप का फ्रिक्शन ये है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो इसको समझाने के लिए एग्जांपल बताता हूँ, फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो सर, देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन दो तरह का चीज हो सकती है, एक तो फ्लूइड और सॉलिड। जैसे कि रोड के ऊपर पानी गिर गया, ठीक है, रोड के ऊपर पानी गिर गया तो उसको भी फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो रोड के सरफेस और पानी के बीच का फ्रिक्शन है, उसको भी फ्लूइड फ्रिक्शन अपन बोलेंगे। अगर अपन उसके ऊपर साइकिल चला रहे हैं, तो हो सकता है कि अपन क्या हो जाए, उसके ऊपर स्लिप हो जाए। क्यों, क्योंकि पानी की वजह से अपन कई बार अपन रेनी सीजन में अपन देखते हैं कि गाड़ियाँ जो होती है, टू व्हीलर जो होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से होता है। अब इसके अंदर एक और चीज एडिशन अगर हो जाए, सपोज इस फ्लूइड फ्रिक्शन में मैं सरफेस प्लस वाटर किया, तब तो क्या होगा, थोड़ा स्लिपरी सरफेस हो जाएगा। लेकिन सपोज इसके ऊपर आप ध्यान देना, इसके अंदर अगर ऑयल भी ऐड हो जाता है, अगर अर्थ की सरफेस, उसके अंदर पानी और उसके साथ में ऑयल भी अगर गिरा हुआ हो, ध्यान से समझने को, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा हो जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है। कितनी हो जाती है, हाईएस्ट हो जाती है। इस वजह से अपन क्या कहते हैं, कभी भी सड़क पे ध्यान रखना, कभी भी ऑयल गिरा हुआ होता है तो अपन अगर मान लो व्हीकल से जा रहे हैं, तो अगर ऑयल गिरा हुआ तो विद इन अ सेकंड
आप उस ऑयल के ऊपर क्या हो जाओगे, स्लिप हो जाओगे और आपके बहुत तेज लगेगी। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये जो तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो सरफेस प्लस वाटर प्लस ऑयल, अगर ये तीनों चीजें मिल जाती तो फ्लूइड फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती, लीस्ट हो जाती, लीस्ट, सबसे कम फ्रिक्शन हो जाता है। और जैसे फ्रिक्शन कम हुआ आपकी स्लाइड होने की या आपकी फिसलने की चांसेस कितने हो जाते हैं, हाईएस्ट हो जाते हैं। समझ में ये बात आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करना कि फ्लूइड फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना स्लिप होने की रिस्क कितनी होगी, बढ़ती जाएगी। समझ में ये बात आपको, ये हुआ फ्लूइड फ्रिक्शन। फिर आपका आता है थर्ड जो इसी के अंदर आता है वो आता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन develops between mating surface when subjected to external force but there is no relative motion between them। हाँ, अगर जैसे ये कोई बॉडी है, ये जैसे कोई बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी क्या करेगी, इस फोर्स की वजह से अपने आप को मूवमेंट करने से रोकेगी, क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, मूव नहीं करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह का फ्रिक्शन जब लगता है कि जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और कोई बॉडी मूव करने की कोशिश, अपना आप को मूव होने से रोके, उस तरह की जब फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया था। तो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन डेवलप्स बिटवीन मेटिंग सरफेस व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। उतना ही फ्रिक्शन लगना ना, उतना ही फ्रिक्शन लगेगा ये जब तक कि इस बॉडी, ये बॉडी क्या है, मूव ना होवे, तब तक के लिए क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया आपको। फिर होता है आपके जो नेक्स्ट होता है चौथे टाइप का फ्रिक्शन जो होता है वो होता है डायनामिक फ्रिक्शन। क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट जो आपके होता है वो क्या होता है, आज सब थ्योरेटिकल चीजें, समझने वाली चीजें, ठीक है ना। डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, दिस फ्रिक्शन डेवलप्स बिटवीन मेटिंग सरफेसेस व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। हाँ, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता उसके अंदर, और डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होता है, मूवमेंट थोड़ा बहुत होता है, बस यही फर्क है, बाकी स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन लगभग सेम है। स्टैटिक एज द नेम सजेस्ट वो मूवमेंट होने से रोकता है बॉडी को, और डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है, ये होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। समझ में आपको। अब देखो ये आपके जो मैंने आपको आज पढ़ाए हैं वो क्या है, आपके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हो गए, ठीक है। अब जो मैं आपको अभी नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो है आपके लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला लॉ क्या है, मतलब जैसे कि फर्स्ट लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वो बोलता है फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट एंड इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच मोशन इज टेकिंग प्लेस। मतलब वही है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर बॉडी का मूवमेंट इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, हमेशा इसके अपोजिट लगेगा, और क्या होगा, और ये क्या होगा, टेंजेंशियल लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा ये फोर्स, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ये हो गया। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ जो बोल रहा है वो ये, फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम एट द इंस्टेंट ऑफ इंपेंडिंग मोशन, ठीक है ना। This variation from zero to maximum value depends upon the resultant of resulting force tending to cause motion। मतलब क्या हुआ, जब impeding force मोशन मैक्सिमम होगा तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे बॉडी को मूव कर रही है, जब बॉडी उसकी मैक्सिमम स्पीड में मूव करेगी तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब उस समय हाईएस्ट फोर्स लगेगा अर्थ की तरफ से, ताकि ये बॉडी जो है मैक्सिमम स्पीड में मूव कर रही है वो मूव नहीं करे, ठीक है। तो जैसे स्पीड जितनी ज़्यादा होगी बॉडी के मूव करने की, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ ये हो गया। थर्ड लॉ क्या हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन द मेटिंग सरफेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ द नॉर्मल डायरेक्शन। हाँ, मतलब जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमेशा जब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे बॉडी मूव करी इधर, ठीक है ना, इधर फोर्स लग रहा है, इधर मूव करी बॉडी, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगा, इसके अपोजिट लगेगा। अब जब फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लगेगा तो ऊपर क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटी के बराबर होगी, ठीक है। समझ में आया आपको बात।
ये जो चीज़ है वो आपको आगे में और बताऊंगा इस चीज़ में, ये चीज़ अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर फोर्सेस कैसे लगते हैं, ठीक है। फिर जो है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है कि रफ सरफेस होगा और स्मूथ सरफेस होगा, तो रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो अपन उसमें फिसलते कम है, ठीक है। और स्मूथ सरफेस जितना होगा, जितना स्मूथनेस ज़्यादा होगी उसका फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम रहेगा और वो स्लिप होने की कोशिश ज़्यादा करेगा सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जितनी सरफेस स्मूथ रहेगा उसका फ्रिक्शन कम होगा, जितना सरफेस रफ होगा उतना उसका फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हुआ फिफ्थ लॉ ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट और लास्ट लॉ है वो क्या है, एट लो वेलोसिटीज बिटवीन स्लाइडिंग सरफेस द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। मतलब जब कोई बॉडी, अगर सपोज कोई बॉडी लो वेलोसिटी के ऊपर बहुत कम स्पीड के ऊपर चल रही है, बहुत कम उसकी स्पीड है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाता है, लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। समझ में आपको? ये अपन ने क्या पढ़ा आज अपन ने, ये अपन ने हो गया अपने लॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गए, 5-6 लॉ है ये आपके थ्योरेटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लॉज ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन बड़े मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको ये समझना भी है, लर्न भी करना है। समझ में आपको? ये हुए अपने लॉज ऑफ फ्रिक्शन कंप्लीट करा दी मैंने आपको। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो समझने की है वो है टर्म्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं, टर्म्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। आज थ्योरेटिकल चीज अपन समझ लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम पर अपन क्या न्यूमेरिकल्स समझ लेंगे इसके, और न्यूमेरिकल्स 100% एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन, टर्म्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। देखो ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट डायग्रामेटिकली चीजें हैं, डायग्रामेटिकली समझने की चीजें हैं, ठीक है ना। देखो जैसे देखो सबसे पहले डायग्राम से समझो। सपोज देखो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक अर्थ का कोई सरफेस लिया मैंने, ठीक है। अब ये जो है सपोज रफ सरफेस है, रफ सरफेस कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सपोज क्या है, ये है रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस, ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है अर्थ की, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, सपोज देखो कोई बॉडी पड़ी हुई है, ये ठीक है, इस तरह से कोई ये बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, सपोज ये इसका सेंटर है, ठीक है ना, ये कोई सेंटर है, ये क्या है, ये एक बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी पड़ी हुई है रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर, अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, अर्थ के किसी टॉपिक किसी पार्ट के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। ये लैंड है ना, ये जमीन है, जमीन के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है। अब इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, सपोज इसको है ना अपन यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है ना, इधर से फोर्स लग रहा है P, ठीक है, इधर से कितना फोर्स लग रहा है P, मतलब इस बॉडी को अपन ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, इधर से कोई फोर्स लगा के इसको ऐसे, इस बॉडी को इधर से ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है P, कितने फोर्स से खींच रहे हैं, P फोर्स से खींच रहा है सपोज, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले बताया, इसको बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स मतलब जितने फोर्स से आप इस बॉडी को खींच रहे हो, तो ये ट्रैक्टिव फोर्स P से सपोज इस बॉडी को अपन खींच रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस डायरेक्शन में अपन बॉडी को खींच रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में अपन खींच रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में अपन खींच रहे हैं अपन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऐसे, इसके जस्ट अपोजिट ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, ठीक है। ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। मैंने क्या बताया, इधर बॉडी से खींच रहे हैं अपन फोर्स को, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, इसकी जस्ट अपोजिट लगेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को उधर मूव करने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। अब देखो ये हुआ, तो ये फोर्स P लग रहा है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स को डिनोट करते हैं अपन म्यू से, ठीक है, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इस डायरेक्शन में लैटिट्यूड फोर्सेस क्या हुआ इस तरह। अब लॉन्गिट्यूडनल बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, देखो इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स लगता है, देखना ये बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसका सेल्फ वेट नीचे लगेगा, सपोज वो किसके बराबर है, W के बराबर है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ तो इस बॉडी का फोर्स इस अर्थ की, ये बॉडी क्या कर रही है, ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर ये बॉडी क्या कर रही है, जोर लगा रही है, वो जोर किसके बराबर है, सपोज W के बराबर है, ठीक है ना, W के बराबर है। तो इसके अपोजिट भी कोई ना कोई फोर्स हमेशा लगेगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर लगेगा, वो लगेगा आपके नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर। इसको अपन डिनोट करते हैं यहाँ से इसके अपोजिट, यहाँ पे देखो इसी पॉइंट से अपोजिट यहाँ पे लगेगी ये R, इसको क्या बोलते हैं
नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस W के बराबर नॉर्मल रिएक्शन पे कुछ ना कुछ लगेगी ऊपर। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये लॉज ऑफ मोशन आगे भी पढ़ेंगे और आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, उस कंसेप्ट से मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये W जब नीचे लग रहा है तो इसका फोर्स ऊपर नॉर्मल रिएक्शन पे कुछ ना कुछ लगेगी, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम आपको समझना है, आपको ये डायग्राम आपको समझना है। अब देखो इसके अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है F अपॉन R, ठीक है ना। म्यू बराबर क्या होता है, F अपॉन R होता है। F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, उसकी वैल्यू इन दोनों का रेशियो का अपन बोलते हैं। समझ में आया आपको, इसको इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F, म्यू बराबर F अपॉन R, ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। ये हुआ आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो एक तो चीज, फर्स्ट चीज हो गई आपके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई म्यू, म्यू बराबर क्या होगा, F अपॉन R होगा, ठीक है, ये फर्स्ट चीज होगी। सेकंड चीज जो आ रही है आपके, सेकंड चीज जो आ रही है देखो, टोटल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन क्या होती है, देखो समझने की कोशिश करना। देखो ये ब्लॉक है, ठीक है ना, इसको अपन नाम दे देते हैं ब्लॉक है, ठीक है ना, ब्लॉक ए है सपोज, ब्लॉक ए, ठीक है ना। अब ये देखो क्या हो रहा है, द ब्लॉक ए इज रेस्टिंग ऑन रफ सरफेस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्स। ये जो ब्लॉक पड़ा हुआ है इस अर्थ के इस सरफेस के ऊपर, ये क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसी से क्या हो रहा है, ये ब्लॉक आगे की तरफ क्या है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, इस वजह से ये क्या है, मूव नहीं कर पा रहा है, ना तो इस डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, ना ये इस डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, ना ये ऊपर जा पा रहा है, ना ये नीचे जा पा रहा है, ये स्टैटिक पोजीशन में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो वेट लग रहा है W, एक तो वेट लग रहा है W, इसका खुद का वेट जो इसकी अर्थ के ऊपर लगा रहा है, ठीक है, एक तो ये लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन लग रही है, इसके अपोजिट जो नॉर्मल डायरेक्शन लग रही है वो लग रही है। तीसरा फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, फोर्स इधर ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मूव करने से मूव नहीं होने दे रहा है इस डायरेक्शन में, एक ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ये ट्रैक्टिव फोर्स की खुद का फोर्स लग रहा है, जिस वजह से इसको बॉडी अपन खींच रहे हैं। तो इन चार फोर्सेस की वजह से, इन चार फोर्सेस नंबर 1 2 3 और 4, इन चार फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को, इन सब फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को, जिस वजह से ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इस पूरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को बोलते हैं टोटल रिएक्शन। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में गया आपको, ये हो गया टोटल रिएक्शन, क्या हो गई, ये हुआ टोटल रिएक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेसिस पे अपन आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। समझ में गया आपको। अब देखो, अब एक नेक्स्ट जो चीज आती है, इसी के अंदर डायग्राम में नहीं बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आपको एक लास्ट, इसके अंदर इसी के अंदर एक जो चीज आ रही है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो थर्ड जा रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एंगल विद द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया आपको। जैसे देखो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है R, ठीक है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी आपकी, देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ये वापस बनाते देखो, ये देखो यहाँ पे देखना, ये फ्रिक्शनल, ये देखो ये जो है आपके फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऐसे, यहाँ पे बनाता हूँ, ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मैंने बताया इस डायरेक्शन में लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये सपोज आपका इसको अपन ट्रायंगल के फॉर्म में बनाते हैं। सपोज इसके पैरेलल मैंने ये फ्रिक्शनल फोर्स बनाया, ठीक है ना, इसके पैरेलल मैंने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जिसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो ये भी क्या है, इधर है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, ये फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, ये फ्रिक्शनल फोर्स हुआ F, ठीक है ना। ये नॉर्मल डायरेक्शन है जो है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लग रही है, और ये क्या है, टोटल डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे ये लग रही है टोटल डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टोटल डायरेक्शन लग रही है इस डायरेक्शन में। टोटल डायरेक्शन को डिनोट करते हैं S बराबर क्या हो रहा है, टोटल डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन
ठीक है ना, समझ में आपको। तो आप देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है आपको। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये एंगल इसको क्या बोलते हैं, इसको फाई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आपको, ये हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हुआ, तो देखो यहाँ से अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये S टोटल डायरेक्शन बराबर क्या होगा, S इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। मतलब S बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर, ठीक है ना। S इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और tan फाई अगर अपन निकाले इसका, tan फाई डायरेक्शन निकाले इसकी, tan फाई क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। तो tan फाई क्या होगा, f अपॉन r हो जाएगा, ठीक है ना। tan फाई क्या हो जाएगा, f अपॉन r हो जाएगा, f अपॉन r, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल से प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, f अपॉन r हो गया, समझ में। और ये जो f अपॉन r जो होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, tan फाई के बराबर होता है, और tan फाई क्या होता है, f अपॉन r के बराबर होता है। समझ में या क्वेश्चन आपको, ये कांसेप्ट आपको समझ में है आपको, ठीक है। तो ये चीज अपन ने क्या पढ़ी, ये अपन ने टोटल डायरेक्शन पढ़ी, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एक लास्ट चीज आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज आपको बता दो, ये अपन ने क्या पढ़ा, टोटल डायरेक्शन पढ़ा। ये जो फार्मूले जो मैंने आपको बताया, tan फाई बराबर f अपॉन r, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। तो अब जो आपको मैं चीज बता देता हूँ, देखो मैं आपको बता देता हूँ एंगल ऑफ रिपोज, ये लास्ट चीज आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिपोज देखता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, आज क्या चीजें सारी कंसेप्ट समझने के हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिपोज देखो, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखो कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वेट W रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन OA। देखो सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, ये सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। इंक्लाइंड प्लेन कैसे होता है, इंक्लाइंड मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल पे ये कोई रैंप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर क्या हो रहा है, देखो सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, ये इसकी सरफेस है, ये इसकी सरफेस है, ठीक है ना, ये इसकी सरफेस है। अब देखो सपोज ये यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है ना, ये एक बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसका सेंटर है, ठीक है ना। अब देखो कंसीडर ब्लॉक ऑफ वेट W। अब देखो ये अगर बॉडी है, ये इसके ऊपर चढ़ रही है, ठीक है ना, ऊपर चढ़ रही है, ठीक है ना, सॉरी चढ़ नहीं रही है, ये क्या हो रही है, उतर रही है, ये इधर से नीचे उतर रही है। मतलब इसका मोशन का जो डायरेक्शन है, सपोज वो क्या है, ऐसा है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। मतलब ये क्या, बॉडी यहाँ से नीचे उतर रही है, ठीक है ना। जब ये बॉडी नीचे उतर रही है, अब बॉडी का डायरेक्शन है इधर, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, वो लगेगा, कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू क्या होगा, म्यू इनटू आर। समझ में मेरा आपको, F इक्वल टू क्या होगा, म्यू इनटू आर, जहाँ पे म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये बॉडी नीचे उतर रही है, तो इसका सेल्फ वेट होगा, कुछ ना कुछ नीचे लगेगा, ठीक है ना। इसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा, जो कि क्या होगा, नीचे लगेगा। सपोज ये क्या है, W है, W इसका सेल्फ वेट है, ठीक है ना, ये नीचे लग रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये नीचे लगेगा, ये बॉडी जो है वो इस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, इसके ऊपर मूव कर रही है, तो इस वजह से क्या है, इसने नीचे सेल्फ वेट लगाया, वो किसके बराबर है, W के बराबर है सपोज। तो इसका क्या है, इसकी कुछ ना कुछ नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी ऊपर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी, सपोज किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। डायग्राम समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और सपोज ये जो बॉडी है, ये जो रैंप है जिसके ऊपर ये बॉडी स्लाइड कर रही है, ठीक है ना, वो इस सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, सपोज वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये सपोज ये पॉइंट कितना O है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, O है, ये सर OA इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वेट W, इसका वेट है W है, ठीक है ना।
resting on an inclined plane OA, making an angle alpha, ये एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है ना, making an angle alpha with the horizontal. Let the angle alpha be increased gradually, ठीक है ना, till the block is just at the point of sliding. जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, वैसे वैसे इस अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही, ऐसे कैसे, अभी इतना, फिर इतना, ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसके ऊपर इस सिस्टम को अपन सब कंसीडर करें, इस पूरे सिस्टम को, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो सेट ऑफ फोर्सेस, कौन से, फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है ना, फॉलोइंग फोर्सेस, देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। देखो फर्स्ट सबसे पहले लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है वेट, लग रहा है W, ठीक है ना, वेट W लग रहा है, नीचे की साइड में लग रहा है वेट, ठीक है। दूसरा लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन R, नॉर्मल डायरेक्शन लग रही है ये वाली, दूसरा लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन R लग रही। तीसरी चीज क्या लग रही है, तीसरा फोर्स लग रहा है F बराबर UR, ये भी लग रहा है, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के फोर्सेस इस सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, ये देखो, ये जैसे W है, अब इसको अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको अपन सपोज अपन इसको वो करते हैं, रिजोल्व करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे लग रहा है, और इसका सीधे सीट कितनी, सपोज ये सीट में ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा बना रहा है, और क्या हो रहा है कि यहाँ से इसको अपन रोटेट बना देते हैं। देखो तो अब क्या होगा, म्यू आर जो है, अब ये W है, इसको अगर अपन रिजोल्व करते हैं तो ये कैसे रहेगा W sin थीटा और W cos अल्फा के बराबर होगा। म्यू आर बराबर क्या होगा, W यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होगा W cos अल्फा, और ये कितना होगा W sin अल्फा, ठीक है ना। तो देखो म्यू आर इसका बराबर होगा W sin अल्फा के बराबर होगा, म्यू आर बराबर क्या होगा, W sin अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है W sin अल्फा, तो म्यू आर इधर बराबर क्या, W sin अल्फा इधर के बराबर, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। और दूसरा क्या होगा, R जो रिएक्शन लग रही है, ये R के W cos अल्फा के बराबर होगा, R जो होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और लेफ्ट हैंड साइड फोर्स बराबर राइट हैंड साइड फोर्स। ये अपन ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जब पढ़ा था तब अपन ने डिस्कस कर ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने निकाला कि म्यू आर बराबर क्या होगा, W sin थीटा अल्फा के बराबर होगा। तो और R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा W cos अल्फा के बराबर, W cos अल्फा के बराबर R होगा, ठीक है। ये इक्वेशन अपन A मान लेते हैं, इसको अपन B मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम A और B के फ्रॉम A और B अपन क्या A एंड B अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम A एंड B क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर क्या होगा, अपन इसको डिवाइड कर दें, तो म्यू आर अपॉन R इक्वल टू W sin अल्फा अपॉन W cos अल्फा। तो R से R कट गया और W से W कट गया, तो म्यू बराबर क्या होगा, म्यू बराबर क्या बच गया, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा। म्यू बराबर क्या बच गया, tan अल्फा बच गया। यहाँ से ये चीज आ गई, समझ में बात आपको, म्यू बराबर क्या होगा, tan अल्फा बच गया। समझ में बात है, ये चीज आपको समझ में आपको ये चीज म्यू बराबर कितना हो गया, tan अल्फा के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज जो टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया। आज अपन ने क्या किया, थ्योरेटिकल चीजें सारी कंप्लीट कर ली। कल अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे अपन जब भी पढ़ेंगे तब अपन इस फिक्शन रिलेटेड अपन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।